हेलो स्टूडेंट्स। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं आज। देखिए, अपनी कंपोजिशन की क्लास भी चल रही है जिसमें हमने डिबेट तक पढ़ लिया था और आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है पोइट्री पार्ट पर। देखिए बच्चों, पोइट्री अपनी 10 मार्क्स की होती है और मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ कि कितने क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो देखिए, अपना जो पोइट्री पार्ट होता है वो 10 मार्क्स का है, जिसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, एक स्टेंजा पूछा जाता है यानी एक स्टेंजा पूछा जाएगा और ये स्टेंजा अपना 4 मार्क्स का होता है। यानी इसमें एक अंक का 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। इस प्रकार से 4 मार्क्स का एक स्टेंजा होता है। और बता देता हूँ कि इस स्टेंजा, जो ये स्टेंजा पूछे जाते हैं, ये 2 पूछे जाएंगे और 2 में से कोई एक, 1 आउट ऑफ 2, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कोई एक करना होता है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन होता है अपना, सेकंड क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपसे 2 पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होता है। इस प्रकार से 6 मार्क्स इसके हो जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और इस प्रकार से ये 6 अंक हो जाते हैं और टोटल आपका जो पोइट्री पार्ट होता है वो 10 मार्क्स का हो जाता है। देखिए, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो केवल और केवल कविता से संबंधित पूछे जाते हैं, अबाउट द पोइम होते हैं, नॉट अबाउट द पोइट। पोइट का जन्म कहाँ पर हुआ है, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, इस प्रकार का कोई प्रश्न, यानी हमारे जो सिलेबस में दिया गया है वो सिलेबस में केवल और केवल पोइम है, न कि पोइट के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। अपनी पहली पोइट्री होती है नोबल नेचर। देखिए, पोइट्री पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मों के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेंजा के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो टर्मों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वोकैब से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपसे कोई टर्म पूछ ली जा सकती है, तो ये टर्म क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी हैं, और जैसे जैसे कविताओं के अंदर जो टर्म आएंगी मैं आपको संकेत करता चलूँगा, आपको बताता चलूँगा। तो लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपनी नोबल नेचर। आज की जो हमारी पोइम है वो है नोबल नेचर। देखिए, नोबल नेचर, थोड़ा इसका हम हिस्टोरिकल फैक्ट बता देता हूँ कि ये कविता का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। तो देखिए, ये जो नोबल नेचर है, इस कविता, यदि इस कविता की हम बात करते हैं तो द पोइम हैज बीन टेकन, द पोइम हैज बीन देखो लिखा हुआ है, द पोइम हैज बीन टेकन फ्रॉम अंडरवुड। देखिए, ये अंडरवुड क्या है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिए। इस कविता को अंडरवुड से लिया गया है। जब हम इस कविता के हिस्ट्री की बात करते हैं, कविता कहाँ से ली गई है, तो अंडरवुड से। चूंकि विलियम बेन जॉनसन का एक कलेक्शन प्रकाशित हुआ था, इनका एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स, कविताओं का एक संग्रह आया था और संग्रह का नाम था अंडरवुड। इस अंडरवुड कलेक्शन से इस कविता को उठाया गया है। यानी बेन जॉनसन ने एक कलेक्शन प्रकाशित किया था, यानी कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित किया था जिसका नाम था अंडरवुड, और इस अंडरवुड से ही इस कविता को उठाया गया है। अब देखिए, इसकी खास बात और बता देता हूं कि अंडरवुड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये अंडरवुड के बारे में हमको पता लगता है कि इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर 4 years ऑफ हिज डेथ। यानी कवि की मृत्यु के 4 वर्ष बाद इसको प्रकाशित किया गया था। इट मीन्स, जब मैं अंडरवुड की बात करता हूं तो इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर 4 years of his death। यानी देखिए, ये अंडरवुड लिख तो पहले दिया, यानी जो कविताओं का संग्रह था वो
बेन जॉनसन पहले लिख चुके थे, लेकिन उनके जीवन काल में यह प्रकाशित नहीं हुआ और उनकी मृत्यु के 4 वर्ष बाद इसे प्रकाशित किया गया था। और दूसरी बात, ये जो कलेक्शन उन्होंने लिखा था, यानी अंडरवुड जो लिखा था, ये उन्होंने जो डेडिकेट किया था उस समय के जो किंग थे सर लूसियस कैरी, और एक थे हेनरी थर्ड। हेनरी थर्ड यानी ये जो कलेक्शन उन्होंने लिखा था, ये कलेक्शन, द कलेक्शन वाज डेडिकेट टू सर लूसियस कैरी एंड हेनरी थर्ड। ये इनके निकटवर्ती थे, इनके मित्र थे और इनके लिए इन्होंने ये डेडिकेट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इस कविता की जब हम बात करते हैं नोबल नेचर की, तो ये नोबल नेचर जो है, एक्चुअली इस कविता का जो हम नाम अन्य एंथोलॉजी में जो अन्य जो संकलन है, उन अन्य संकलनों में इस कविता का नाम ये नोबल नेचर नहीं पाया जाता है। इस कविता का कुछ और ही नाम मिलता है। तो अन्य जगह पर हम देखते हैं इस कविता का जो नाम था, मूलतः जिस टाइटल के नाम से इस कविता को लिखा गया था वो टाइटल था प्रोपोर्शन। यानी इस कविता को प्रोपोर्शन टाइटल से लिखा गया था। बेन जॉनसन ने जब इस कविता को लिखा था तो इस कविता का टाइटल दिया था प्रोपोर्शन, लेकिन बाद में एक कवि हुए थे उनका एक कलेक्शन आया था, लेकिन एक कवि थे जिनका नाम था पालग्रेव। एक कवि थे जिनका नाम था पालग्रेव, और इन पालग्रेव ने एक कलेक्शन दिया था और इनके कलेक्शन का नाम था गोल्डन ट्रेजरी। इनके कलेक्शन का नाम था गोल्डन ट्रेजरी। और इस पालग्रेव के इस गोल्डन ट्रेजरी में इस कविता का नाम नोबल नेचर कहा गया है। इसका मतलब यहाँ पर इस गोल्डन ट्रेजरी में इस कविता का जो टाइटल दिया गया है वो नोबल नेचर दिया गया है। तो बात सबको समझ में आई होगी कि इस कविता का टाइटल हमको कहाँ से मिला है। तो इस कविता का जो टाइटल दिया गया है, बेन जॉनसन ने इस कविता को इस नोबल नेचर के नाम से नहीं लिखा। इसका जो टाइटल था वो प्रोपोर्शन था, लेकिन ये कविता हमको गोल्डन ट्रेजरी में मिलती है और गोल्डन ट्रेजरी में इस कविता का नाम नोबल नेचर दिया गया है। अब हम इसकी कविता की बात करते हैं कि ये कविता किस शैली में लिखी गई है। तो देखिए, ये एक लिरिकल पोइम है। इट इज ए लिरिकल पोइम। लिरिकल अर्थात ये लिरिक में लिखी गई है। देखिए लिरिक क्या है। तो लिरिक एक शैली होती है। जैसे मैं आपको हिंदी के हिसाब से समझाऊं तो जिस प्रकार से हिंदी में आप छंद पढ़ते हैं छंद पढ़ते हैं, वैसे ही अंग्रेजी के अंदर कुछ कविता की शैलियाँ होती हैं। जैसे 14 लाइन की कविता होती है जिसको सोनेट कहा जाता है। एक बैलेड होता है, टर्जा रीमा होता है, ब्लैंक वर्स होती है, ओड होता है, लिरिक होता है, फ्री वर्स पोइम होती है। तो इस प्रकार से इस कविता की यदि हम बात करते हैं तो यह है एक लिरिकल, यानी लिरिक में इसको लिखा गया है। और इस कविता के बारे में हम पढ़ते हैं तो इट इज ए राइम्ड पोइम। इट इज ए राइम्ड पोइम। इसका मतलब इस कविता की एक राइम स्कीम है, क्योंकि कविता की राइम स्कीम हो भी सकती है और कुछ कविता ऐसी होती है जिनकी राइम स्कीम नहीं है, अनराइम्ड भी होती है। लेकिन यदि हम नोबल नेचर की बात करते हैं तो यह है एक राइम्ड पोइम है। तो ये तो थी इस कविता की बात। कविता के कुछ फैक्ट थे कि कविता कहाँ से उठाई गई है। तो मैं फिर से आपको रिव्यू कर देता हूँ कि द पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बेन जॉनसन शॉर्ट कलेक्शन, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल्ड अंडरवुड। यानी ये कविता बेन जॉनसन के अंडरवुड नामक एक
कलेक्शन से ली गई है। और द कलेक्शन हैज बीन पब्लिश्ड आफ्टर द 4 years ऑफ द पोइट्स डेथ, कवि की मृत्यु के 4 वर्ष बाद इसको प्रकाशित किया गया था। और द कलेक्शन वॉज डेडिकेटेड टू सर हेनरी थर्ड और लूसियस कैरी। ये कलेक्शन लूसियस कैरी और हेनरी थर्ड के लिए डेडिकेट था। और हम जब देखते हैं द पोएम हैज बीन टाइटल प्रोपोर्शन इन अदर एंथोनीज, अदर जो संकलन है वहाँ पर हम जब देखते हैं तो इस कविता का जो टाइटल दिया गया है वो प्रोपोर्शन के नाम से दिया गया है। बट वी गेट नोबल नेचर एंड गोल्डन ट्रेजरी रिटेन बाय पालग्रेव। पालग्रेव के द्वारा जो गोल्डन ट्रेजरी एक कलेक्शन दिया गया था, उस कलेक्शन में इस कविता का नाम नोबल नेचर मिलता है। और इट इज ए लिरिकल पोएम, इट इज ए राइम्ड पोएम। ये कुछ इस कविता की कुछ विशेषताएं थी। अब इस कविता के थीम को लेकर के बात करते हैं। इस कविता का थीम क्या है? देखिए, सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थीम से लेकर के पूछे जाते हैं। यानी जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो थीम से ही पूछे जाएंगे। थीम को समझना बहुत जरूरी है। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, लेकिन इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब होता है विषय वस्तु। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राइट द थीम ऑफ द पोएम, कविता का अमुक कविता का थीम लिखिए। और प्रश्न पूछा जाता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। देखो, तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। थीम की जब बात करते हैं तो थीम अलग विषय होता है। उसके बाद में कभी बात की जाती है सेंट्रल आइडिया को लेकर के, सेंट्रल आइडिया अलग होता है। और कदाचित बात की जाती है मैसेज को लेकर के। तो देखिए, कविता का थीम, अब मैं इस कविता के थीम की बात करता हूं कि इस कविता का थीम क्या है। जब हम इस कविता के थीम पर बात करते हैं कि किस विषय को लेकर के ये कविता लिखी गई है, तो देखिए इस कविता का जो थीम है नोबल नेचर। पहले हम इस नोबल नेचर के बारे में देखते हैं। तो यहां पर मुझे एक चीज दिखाई देती है। थीम से पहले मैं इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं नोबल नेचर का। देख, अंग्रेजी में एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं पन। ध्यान से समझिएगा, एक टर्म आती है जिसको आप कहते हैं पन। और पन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है श्लेष। क्या होता है? श्लेष। अब बेटा, श्लेष क्या होता है? श्लेष जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं श्लेष अलंकार, पढ़ा होगा हिंदी में। श्लेष अलंकार क्या होता है कि जहां एक शब्द के ज्यादा अर्थ निकलते हो, यानी एक शब्द में उसका अर्थ चिपका हुआ हो, एक अर्थ और चिपका हुआ हो, उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। यानी श्लेष अलंकार का मतलब ये होगा जब एक से किसी एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, जिसको आप अंग्रेजी में पन कहते हैं। बात समझ में? एक एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन लिवर। इट डिपेंड्स ऑन लिवर। आप देखिए, यहां एक शब्द आया लिवर। अब जब मैंने इस वाक्य को सुना, अब देखो किसी ने मुझसे कहा कि इट डिपेंड्स ऑन लिवर, तो मैंने इसका अर्थ निकाला। मैंने समझा कि ये ऐसा कह रहा है कि ये बात जैसे लिवर का मतलब ऑर्गन ऑफ बॉडी, शरीर का एक होता है, ऑर्गन होता है, एक अंग होता है। तो मैंने कहा कि ये किसी बीमारी के बारे में बात कर रहा है या किसी चीज के बारे में बात कर रहा है कि ये चीज लिवर पर डिपेंड करती है। मैंने इसका ये अर्थ लिया, लेकिन फिर मेरे दिमाग में दोबारा इसका एक अर्थ आया। मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन लिवर। मैंने कहा ये ऐसे नहीं कह रहा, ये ऐसे कह रहा है कि एक क्रिया होती है लिव, और लिव का मतलब होता है रहना, और लिवर का मतलब हो गया, लिवर का मतलब हुआ वहां पर रहने वाला। एक इसका दूसरा अर्थ क्या हो गया? रहने वाला। तो अब मेरे दिमाग में इसका क्या अर्थ आया? मेरे दिमाग में आया कि ये कह रहा है कि यह वहां रहने वाले पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिवर शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, तो जहां किसी एक शब्द के दो अर्थ निकलते हो उसे हम पन कहते हैं। अब देखिए, जब हम नोबल नेचर की बात करते हैं
जब इस कविता की बात करते हैं नोबल नेचर की, तो देखिए नोबल का मतलब होता है श्रेष्ठ, और नेचर, अब नेचर का मतलब होता है, जब नेचर शब्द की बात आती है, देखिए जब नेचर शब्द की बात आती है तो नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, और एक जैसे हम कहते हैं कि नेचर मीन प्रकृति, और कभी कभी हम कहते हुए सुना होगा कि नेचर का मतलब एक होता है स्वभाव। नेचर मतलब इस व्यक्ति का नेचर अच्छा है, इस बालक का नेचर अच्छा है, हम बातें करते हैं। तो नेचर का मतलब एक तो हो गया स्वभाव, एक हो गया प्रकृति, लेकिन यहां पर कवि ने जो क्या अर्थ लिया है, नोबल नेचर यानी श्रेष्ठ प्रकृति की बात कर रहा है कवि, या फिर नोबल नेचर यानी श्रेष्ठ स्वभाव की बात कर रहा है। तो यहां एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। तो जब मैंने इस टाइटल को पढ़ा तो मेरे दिमाग में आ गया कि यहां पर कवि ने किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बात की है। नोबल नेचर का मतलब श्रेष्ठ स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव वाला व्यक्ति यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, और श्रेष्ठ व्यक्ति कौन सा होता है तो उस विषय में तो ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर नेचर शब्द के दो अर्थ हैं, तो इस कविता के टाइटल में एक टर्म यूज हुई है, उस टर्म का नाम है पन। तो यहां पर नोबल नेचर में कौन सी टर्म है, नोबल नेचर, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। हम एक अर्थ दे सकते हैं कि श्रेष्ठ प्रकृति की बात की गई है इसके अंदर। फिर यहां पर दूसरा अर्थ हम लेंगे कि इसमें किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया गया है। अब किसके बारे में बताया गया है यह हम इस थीम के अंदर पढ़ते हैं। तो अब हम इसके थीम की ओर बढ़ते हैं। इस कविता का थीम क्या है, तो यहां तक की बातें आप नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके थीम को लेकर के कि इस कविता में क्या थीम है, इस कविता का थीम क्या है। तो देखिए थीम का मतलब होता है विषय वस्तु। हम थीम की जब बात करते हैं तो थीम का मतलब होता है, थीम मीन होता है विषय वस्तु, यानी कविता किस विषय में लिखी गई है। देखिए सेंट्रल आइडिया और थीम बोथ आर द डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया जो होता है वो थीम का एक भाग होता है। थीम क्या है, तो इस कविता में ये बताया गया है नोबल नेचर श्रेष्ठ प्रकृति, श्रेष्ठ स्वभाव की, यानी जो वास्तविक व्यक्ति है, यानी परफेक्ट लाइफ, श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जिसके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं। यानी ए परफेक्ट लाइफ इज फुल ऑफ अचीवमेंट्स, द लाइफ विच इज फुल ऑफ हेरोइक डीड्स, द लाइफ विच इज फुल ऑफ अचीवमेंट्स इज परफेक्ट लाइफ। यानी उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है जिसके जीवन में उपलब्धियां होती हैं। जिसका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ होता है उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। भले ही द ग्रेटनेस of the life, the greatness of one cannot be measured by the days. और रुक जा the greatness of the life cannot be measured by the size of his life. किसी व्यक्ति के जीवन की महानता को हम उसके जीवन के दिनों से आकलन नहीं कर सकते। महान वही व्यक्ति होता है जिस चाहे उसका जीवन छोटा हो, शॉर्ट लाइफ में भी परफेक्ट, छोटा जीवन भी परिपूर्ण हो सकता है। द शॉर्ट लाइफ विच इज फुल ऑफ अचीवमेंट्स, द शॉर्ट लाइफ विच इज फुल ऑफ हेरोइक डीड्स में भी परफेक्ट लाइफ, ऐसा जीवन, छोटा जीवन, लघु जीवन जिसमें उपलब्धियां भरी हुई हो, संक्षिप्त जीवन भी परफेक्ट होता है। दूसरी तरफ ए लॉन्ग लाइफ ऑफ नॉन अचीवमेंट्स, बिना उपलब्धियों का एक लंबा जीवन इज नॉट परफेक्ट, नॉट वर्दी लिविंग, ऐसा जीवन सार्थक नहीं होता है। और इस चीज को और हमको समझाने के लिए इन द पोएम द पोएट
हैज गिवन एन एग्जाम्पल, उसने हमारे लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। तो कवि ने एक एग्जाम्पल लिया कि एक लिली, एक ओक का वृक्ष होता है, एन ओक विच स्टैंड्स 300 ईयर्स, एक ओक का वृक्ष होता है, और एक ओक का वृक्ष जो कि लिव्स 300 ईयर्स, 300 वर्षों तक जीवित रहता है। एक ओक का वृक्ष है जो 300 वर्षों तक जीता है, लेकिन इट गिव्स नो फ्रूट नो फ्लावर, इसके अंदर न छाया होती है इसका, न ये फल देता है, न फूल देता है, ये किसी के कोई काम नहीं आता है। आफ्टर स्पेंडिंग 300 ईयर्स इट फॉल्स, और 300 वर्षों का जीवन बिताने के बाद इट फॉल्स, ये गिर जाता है। और इट इज यूज्ड एज ए लॉग, इसे ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। इसलिए we can say that oak's life is not perfect, हम कह सकते हैं कि ओक का जीवन परफेक्ट नहीं होता है। ऑन अदर हैंड ए लिली, उसने दूसरा एक एग्जाम्पल दिया कि एक लिली होता है, लिली विच लिव्स ओनली ए डे, लिली ऑफ ए डे, जिसे कहा गया है लिली ऑफ ए डे, केवल एक दिन का पौधा होता है। इट ब्लूम्स इन द मॉर्निंग एंड डाइज इन द इवनिंग, ये सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। इन शॉर्ट स्पन ऑफ लाइफ इट इम्प्रेस मैनी, छोटे से जीवन काल में ये बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इट गिव्स फ्रेग्रेंस, इट गिव्स जॉय टू दोज हु बिहोल्ड इट, और ये उन लोगों के लिए प्रसन्नता देता है, उनके लिए फ्रेग्रेंस देता है, सुगंधि देता है, लोगों को प्रसन्न करता है। इसलिए ये एक दिन में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो एक दिन का जीवन, इस लिली का एक दिन का जीवन ही परफेक्ट जीवन माना जाता है। तो इस कविता का थीम यही है कि किसी व्यक्ति की महानता का आकलन उस व्यक्ति के जीवन जीने के दिनों के आधार पर आकलन नहीं कर सकते, उस व्यक्ति की अचीवमेंट्स पर आधारित होता है, उसकी उपलब्धियों पर हम आकलन करते हैं। तो ये इसके थीम की बात थी। अब हम पढ़ते हैं कि इस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या हुआ। जब हम इसके सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे कि इस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, देखिए सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो देखिए बेटा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि थीम क्या है, कभी कभी सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाता है। लेकिन जब सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, थीम जब पूछी जाएगी, तो उसके अंदर पूरी कविता का सारांश लिखना होता है। यानी कवि ने यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने कहा, एक ओक और लिली की जो बात की थी, उसका एग्जाम्पल भी आपको थीम में लिखने पड़ेगा। यानी थीम के अंदर हमें संपूर्ण विषय वस्तु को लिखना होगा, क्या बात उसके अंदर कही गई है। लेकिन जब केवल सेंट्रल आइडिया की बात की जाए, केंद्रीय भाव, मैं ये कह सकता हूं कि इस कविता का जो केंद्रीय भाव है, इसको हम कहते हैं केंद्रीय भाव। अर्थात मैं काफी देर से आपको बहुत सारी बातें जो सुना रहा हूं, इन बातों सुनाने का मतलब कवि का कहने का उद्देश्य क्या है। ये लिली की बात की गई, ओक की बात की गई, इन सारी बातों को कहने का एक उद्देश्य क्या है कवि का, वो क्या कहना चाहता है। तो इस कविता का सेंट्रल आइडिया यही बनता है। कवि ये कहना चाहता है कि किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति का जो परफेक्ट लाइफ होता है, जो उसका जीवन होता है, ये कहें तो वर्दी लाइफ, सार्थक लाइफ वही होता है जिसमें उपलब्धियां होती हैं। द लाइफ विच इज फुल ऑफ अचीवमेंट्स, ऐसा जीवन जो उपलब्धियों से भरा हुआ है, इज वर्दी लाइफ, वही जीवन सार्थक है। यानी छोटा जीवन काल जिसमें उपलब्धियां हो, A short span of life full of achievements is better than the long life of non achievements। एक लाइन में कह सकता हूं कि बिना उपलब्धियों के लंबे जीवन की तुलना में एक छोटा सा लघु उपलब्धियों से भरा हुआ जीवन ही सार्थक, बेटर होता है, अच्छा होता है, जिसे हम परफेक्ट लाइफ कहते हैं। ये इसके सेंट्रल आइडिया की बात हुई। यदि हम इसके मैसेज की बात करें, इस कविता का मैसेज क्या है, तो देखिए इस कविता का क्या मैसेज है, क्या संदेश देना चाहता है कवि। कवि यही संदेश देना चाहता है कि शॉर्ट स्पन ऑफ लाइफ ऑफ अचीवमेंट्स इज बेटर देन द लॉन्ग लाइफ ऑफ नॉन अचीवमेंट्स। यही कहा गया है कि उपलब्धियों से भरा हुआ संक्षिप्त जीवन काल
बेहतर होता है बजाय लंबे जीवन काल के जिसमें कोई उपलब्धियां नहीं होती हैं। तो देखिए जो सेंट्रल आइडिया होता है, हम कह सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया थीम का ही एक भाग होता है, यानी मैसेज भी थीम का एक भाग होता है। यानी जब हम थीम लिख रहे होते हैं तो सेंट्रल आइडिया और मैसेज दोनों ही उसके अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ तक की बातें सबको समझ में आई होगी कि इस कविता का थीम क्या है। अब देखिए क्या इसकी राइम स्कीम है, और अब हम इसका स्टेंजा पढ़ते हैं, एक एक स्टेंजा, और कहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, और बोर्ड में कौन कौन से साल में कौन कौन से एग्जाम आए, मैं उनकी भी बात करूंगा। उससे पहले कि यहाँ तक की बातें सभी नोट करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।